आज हमारे पास ने एक ऐसा सवाल आया है जो जो बहुत निजी है। मुझे लगता है कि ये हम में से शायद हर किसी की कहानी हो सकती है। हाँ। एक श्रोता ने विलियम यूरी की किताब द पावर ऑफ अ पॉजिटिव नो का जिक्र किया है और वो कहती हैं कि किताब के विचार तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब असल जिंदगी में उन्हें लागू करने की बारी आती है। हाँ, खासकर हमारे भारतीय समाज में तो सब गड़बड़ हो जाता है। उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक बात लिखी, लगता है मेरी अपनी आवाज कहीं खो गई है। ये एहसास बहुत आम है, बहुत ही आम। और उनकी बात से ये भी साफ है कि ये सिर्फ न कहने की कोई तकनीक सीखने का मामला नहीं है। नहीं, ये उस अंदरूनी ताकत को, उस शक्ति को वापस खोजने के बारे में है जो उस न को आवाज देती है। देखिए, अक्सर हम ये तो जानते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, हाँ, पर हम इस बात को लेकर साफ नहीं होते कि हम असल में किस चीज के लिए खड़े हैं। हमारी असली हाँ क्या है? हमारी असली हाँ क्या है, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम हमेशा ना कहने के नतीजों से डरते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है सबसे बड़ा डर तो यही होता है कि भाई सामने वाला बुरा मान जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा, हाँ, या फिर बहस होगी, टकराव होगा, माहौल खराब होगा। इससे तो अच्छा है कि हाँ बोल के शांति खरीद लो। बिल्कुल। और यूरी कहते हैं कि यही 3 मुख्य डर हैं: रिश्ते टूटने का डर, टकराव का डर और स्वार्थी समझे जाने का डर। और जब हम इन डरों से घिरे होते हैं और हमारी अपनी हाँ साफ नहीं होती, तो हम अनजाने में 3 गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। यूरी इसे 3A मॉडल कहते हैं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि हमारे डर हमें कुछ खास तरह के बर्ताव की तरफ धकेलते हैं, वो क्या है? हाँ, ये हमारे डिफॉल्ट रिएक्शंस बन जाते हैं। पहला ए है अकोमोडेट, मतलब झुक जाना। अच्छा, हम एक झूठी शांति बनाए रखने के लिए हाँ कह देते हैं, जबकि हमारा दिल न कहना चाहता है, पर इसकी एक कीमत होती है। हाँ, और फिर वो बात अंदर ही अंदर चुपती रहती है। बिल्कुल, एक शिकायत, एक कड़वाहट, एक रिसेंटमेंट जमा होता रहता है। समझ सकती हूँ। तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा ए है अटैक, यानी लड़ना। ओह, बिल्कुल उल्टा। हाँ, बिल्कुल उल्टा। यहाँ हम डर और गुस्से से भरकर बहुत आक्रामक तरीके से ना कहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमारा फायदा उठा रहा है, और इसका नतीजा होता है बदला, रिटेलिएशन। और रिश्ता खत्म। अक्सर। हाँ। और तीसरा, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, जब आप लड़ना भी नहीं चाहते और झुकना भी नहीं चाहते, तो आप बस गायब हो जाते हैं। एकदम सही। तीसरा ए है अवॉइड, मतलब भागना। फोन नहीं उठाते, मैसेज का जवाब नहीं देते, या कहते हैं देखते हैं, सोच कर बताती हूँ। अरे ये तो बहुत आम है, सोच कर बताता हूँ कहना। हमें कभी एहसास ही नहीं होता कि ये भी एक तरह से टकराव से भागना ही है। और जैसा आप कह रहे हैं, वो बात दिमाग में एक खुले टैब की तरह चलती रहती है, चिंता बढ़ाती है। बिल्कुल। फिर तीनों रास्ते, झुकना, लड़ना या भागना, एक दलदल की तरह है। शांति मिलती नहीं, बल्कि हम और धंसते जाते हैं। तो फिर चौथा रास्ता क्या है? यही इस किताब का दिल है। चौथा रास्ता बाहर नहीं, अंदर की तरफ जाता है। दूसरों से मूल भाव करने से पहले हमें खुद से बात करनी होगी। हमें अपनी हाँ को खोजना होगा। और जिस पल हम ये करते हैं, हमारा बर्ताव एक बिना सोचे समझे दी गई प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन से बदलकर एक सोचा समझा जिम्मेदार जवाब, एक रिस्पॉन्स बन जाता है। तो ये हाँ आखिर है क्या? मतलब इसे खोजे कैसे? ये कोई एक चीज तो नहीं होगी? नहीं, ये एक चीज नहीं है। इसकी कई परतें हैं। इसे एक पिरामिड की तरह सोच सकते हैं। सबसे नीचे बुनियाद में है हमारी बुनियादी जरूरतें, कोर नीड्स, जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य, हाँ, आर्थिक स्थिरता। ये वो जमीन है जिस पर हम खड़े हैं। ठीक है, ये तो समझ आया। इसके ऊपर आते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स, रणनीतिक हित, जैसे किसी जरूरी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना या कोई आर्थिक लक्ष्य हासिल करना। ओके। और सबसे ऊपर, सबसे गहरे स्तर पर, पिरामिड के शिखर पर हैं हमारे कोर वैल्यूज, हमारे मूल मूल्य, ईमानदारी, आत्मसम्मान, रचनात्मकता, परिवार के साथ समय। ये हमारा अंदरूनी दिशा सूचक है जो बताता है कि हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है। किताब में एक पेड़ की बहुत शक्तिशाली मिसाल दी गई है। हमारी न पेड़ के तने की तरह है, जो दुनिया को दिखाई देती है, जो एक सीमा तय करती है। लेकिन हमारी हाँ उस पेड़ की गहरी अदृश्य जड़ें हैं जो उसे पोषण और ताकत देती हैं। वाह, ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का। तो न सिर्फ उतनी ही मजबूत हो सकती है जितनी उसकी जड़ें, यानी हमारी हाँ गहरी हों। बिल्कुल। बिना जड़ों के पेड़ जरा से दबाव में,
अपराध बोध, लालच या डर की आंधी में टूट कर गिर जाएगा। यूरी अपने अनुभव से एक कॉर्पोरेट विवाद की कहानी बताते हैं जिसने मुझे सच में चौंका दिया। 2 कंपनियों के बीच एक जमीन को लेकर बहुत बहुत कड़वी लड़ाई चल रही थी। हाँ, महीनों की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा था। नहीं। तो उन्होंने एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव को अलग ले जाकर पूछा, ये सब छोड़िए, आप मुझे बस ये बताइए कि आपको असल में क्या चाहिए, आपकी गहरी हाँ क्या है। और उस एग्जीक्यूटिव ने कुछ देर सोचा और एक लंबी खामोशी के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, रिस्पेक्ट, सम्मान, बस। अविश्वसनीय। मैं चाहता हूं कि वो जाने कि मेरी टीम ने जो सालों तक मेहनत की है उसकी कोई कीमत है। ये कमाल है। एक $multi-million का विवाद और उसके दिल में पैसे या जमीन नहीं बल्कि एक बुनियादी मानवीय जरूरत थी, सम्मान की। हाँ, सम्मान की। लड़ाई अपनी गरिमा के लिए थी और जिस पल उसने अपनी उस गहरी हाँ को पहचाना, उस कमरे का पूरा माहौल बदल गया। उसकी आक्रामकता की जगह एक शांत मजबूत ठहराव ने ले ली। बिल्कुल। तो अपनी हाँ को समझना पहला कदम है, पर उसे सामने वाले तक पहुंचाना वो भी एक कला है, खासकर जब माहौल तनावपूर्ण हो। बिल्कुल। और यहीं पर सम्मान यानी रिस्पेक्ट का विचार आता है। ये कोई नरम या कमजोर चीज नहीं है। नहीं। ये आत्मविश्वास की निशानी है। दिलचस्प बात यह है कि रिस्पेक्ट शब्द का मूल लैटिन शब्द रेस्पिसिएरे से आया है, जिसका अर्थ है दोबारा देखना। दोबारा देखना। हाँ, यानी मांग के पीछे छिपे इंसान को देखना, उसकी जरूरतें, उसके दबाव, उसकी गरिमा को देखना। इसका कोई व्यवहारिक असर भी होता है, मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करने के अलावा? हाँ, इसका सीधा न्यूरोलॉजिकल असर होता है। जब किसी को लगता है कि उस पर हमला हो रहा है या उसका अपमान हो रहा है, तो हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला। ये हमारा खतरे का डिटेक्टर है ना। बिल्कुल। ये तुरंत सक्रिय हो जाता है और दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लगभग बंद कर देता है। इसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। यानी दिमाग एक तरह से किडनैप हो जाता है। हाँ, और उस वक्त वो इंसान तर्क से नहीं सोच सकता। उसका दिमाग सिर्फ 3 चीजें सोच रहा है, लड़ो, भागो या जम जाओ, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। सम्मान देना एक तरह से उस एमिगडाला को ये सिग्नल भेजना है कि तुम सुरक्षित हो, यहाँ कोई खतरा नहीं है। तो सम्मान एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डीएस्केलेशन टूल है। ये सचमुच सामने वाले के दिमाग को शांत करता है। ये तो कमाल है। हाँ। तो इसे बातचीत में लाएं कैसे? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है येस नो येस फ्रेमवर्क। येस नो येस। पहला येस रिश्ते या सामने वाले की अच्छी नीयत को सम्मान देने के लिए होता है। फिर आती है आपकी स्पष्ट नो, जो आपकी सीमा तय करती है। और फिर दूसरा येस आता है, जो एक रचनात्मक विकल्प या समाधान पेश करता है, एक सुनहरा पुल बनाता है। एक उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए एक दोस्त पैसे उधार मांगता है जो मैं नहीं दे सकती। जरूर। आप कह सकती हैं, यार मैं तेरी दोस्ती की बहुत इज्जत करती हूं और ये भी समझती हूं कि तू जरूरत में ही मेरे पास आई है। ये पहला यस है। ठीक है। फिर, पर इस वक्त मैं सच में पैसे उधार नहीं दे पाऊंगी। ये स्पष्ट नो है। और फिर, लेकिन चल साथ बैठकर सोचते हैं कि और क्या रास्ते हो सकते हैं। क्या हम किसी और से बात कर सकते हैं, या कोई और तरीका है जिससे मैं तेरी मदद कर सकूं? ये दूसरा यस है। वाह, इसमें आपने रिश्ते को भी बचाया और अपनी सीमा की भी रक्षा की। ये फ्रेमवर्क सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं बस यही सोच रही हूँ, हमारे यहाँ जहाँ लिहाज रखना और बड़ों का सम्मान करना इतना जरूरी है, हाँ, वहाँ ये सब प्रैक्टिकल कैसे होगा? ना कहना तो सीधे सीधे बदतमीजी मानी जाती है। यह सबसे जरूरी सवाल है, और यहाँ हमें 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्दों के बीच का फर्क समझना होगा, त्याग और आत्मविश्वासघात, सैक्रिफाइस और सेल्फ बिट्रियल। इसमें क्या फर्क है? त्याग एक चुनाव है जो आप ताकत और प्यार की स्थिति से करते हैं, लेकिन आत्मविश्वासघात डर और मजबूरी से पैदा होता है। जब आप अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर कड़वाहट के साथ कुछ करते हैं, तो आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं। और जैसा कहा जाता है, एक बुझा हुआ दिया किसी और दिए को नहीं जला सकता। ये बहुत गहरी बात है। तो इसे किसी भारतीय संदर्भ में कैसे लागू कर सकते हैं? मान लीजिए एक संयुक्त परिवार में एक बहू पर नौकरी छोड़ने का दबाव है। ये एक बहुत आम स्थिति है। अब एक कमजोर हाँ उसे अंदर से कड़वा बना देगी, और एक आक्रामक ना? एक आक्रामक ना, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, घर में युद्ध छेड़ देगी। लेकिन अगर वो अपनी गहरी हाँ से जुड़े, तो शायद उसकी हाँ अपनी पहचान के लिए है, आर्थिक रूप से योगदान देने के लिए है, अपने हुनर को इस्तेमाल करने के लिए है।
तो वो इस गहरी हाँ की ताकत के साथ बातचीत कैसे शुरू कर सकती है? वो शायद यस नो यस का इस्तेमाल कर सकती है। वो कह सकती है, मैं इस परिवार का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाना चाहती हूँ। ये पहला यस है। ठीक है। फिर लेकिन नौकरी छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं होगा क्योंकि ये मुझे पहचान और खुशी देता है। ये नो है। और दूसरा यस। क्या हम सब मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे मैं घर और काम दोनों को अच्छी तरह से संभाल सकूं? अब ये मैं बनाम तुम नहीं रहा, ये हम बनाम समस्या बन गया है। फ्रेम पूरी तरह बदल गया है। बिल्कुल। अच्छा, और ऑफिस में जहां बॉस को मना करना तो लगभग नामुमकिन माना जाता है, वहां बॉस इसे बहानेबाजी नहीं समझेगा। वहां आपकी हाँ क्या है? आपकी हाँ है क्वालिटी काम करने और कंपनी की सफलता में लंबे समय तक योगदान देने के लिए। हाँ, सही बात है। तो आप कह सकते हैं, मैं इस नए प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित हूँ, पहला यस। पर मेरे पास पहले से जो काम है मैं उसकी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहता क्योंकि वो भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, नो। और फिर समाधान। क्या हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकता और समय सीमा पर एक बार फिर से बात कर सकते हैं ताकि मैं दोनों के साथ न्याय कर सकूं? दूसरा यस। यहां आपकी ना अनादर नहीं बल्कि प्रोफेशनल इंटेग्रिटी और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गई। ठीक है, ये समझ आया। तो आपने हिम्मत करके अपनी हाँ को समझकर यस नो यस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके अपनी बात कह दी। पर कहानी वहाँ खत्म नहीं होती। नहीं। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब दुनिया पलटकर आप पर दबाव डालती है। वो अपराध बोध वाली बातें, ताने, उस लड़खड़ाहट से कैसे निपटें? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यूरी इसे द वॉबल कहते हैं, फैसले के बाद की लड़खड़ाहट। ये बहुत स्वाभाविक है और सामने वाला इसी का फायदा उठाने की कोशिश करता है, अक्सर 3 मुख्य हथियारों से। ओके। पहला है द स्टिक यानी बल प्रयोग, ऊंची आवाज, धमकी। इसका क्या जवाब है? शांत रहना। उनका गुस्सा उनका हथियार है, आपकी शांति आपकी ढाल। दूसरा हथियार जो शायद सबसे ज्यादा असरदार होता है वो है द गिल्ट, भावनात्मक हेरफेर। हाँ, वो हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया वाली लाइन। बिल्कुल। इसका जवाब है उनकी भावना को स्वीकार करना पर अपनी सीमा से समझौता ना करना। आप कह सकते हैं, मैं समझ सकती हूं कि मेरे इस फैसले से आपको दुख हो रहा है पर यह मेरे लिए करना जरूरी है। आप उनकी भावना की जिम्मेदारी नहीं ले रही हैं। सही। और तीसरा हथियार है द कैरेट, प्रलोभन, झूठे वादे, चापलूसी। बस इस एक बार कर दो, आगे से कभी नहीं कहूंगा। इसका क्या करें? यहां शक नहीं, स्पष्टता मांगना जरूरी है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, बस ये समझना चाहता हूं कि अगर भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा आती है तो हमारा प्लान क्या होगा। जो प्रलोभन होता है वो स्पष्टता की रोशनी में टिक नहीं पाता। और अगर ये हथियार बार बार इस्तेमाल हो तो ब्रोकन रिकॉर्ड तकनीक काम आती है। बिना बहस में पड़े शांति से अपनी बात दोहराना। और अगर उससे भी काम न चले तब आप परिणामों की सीढ़ी यानी कॉन्सिक्वेंस लैडर का इस्तेमाल करते हैं। ये सजा देने जैसा नहीं है। नहीं, ये सजा नहीं है। ये सिर्फ ये बताना है कि उनके एक्शन का एक स्वाभाविक नतीजा होगा। जैसे ऑफिस में अगर ये काम मेरे पास आता रहा तो मेरे अपने काम की डेडलाइन प्रभावित होगी और मुझे ये बात मैनेजर को बतानी पड़ेगी। वाह। ये जिम्मेदारी सामने वाले पर डाल देता है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। एक मजबूत सम्मानजनक न असल में बातचीत का अंत नहीं है। नहीं, ये तो एक ज्यादा रचनात्मक सहयोग की शुरुआत हो सकती है। ये मैं बनाम तुम से हम बनाम समस्या की ओर एक बदलाव है। बिल्कुल। और यहीं पर हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट के उसूल काम आते हैं। लोगों को समस्या से अलग करें, हितों पर ध्यान दें, पदों पर नहीं। हाँ। जैसे वो संतरे वाली कहानी। हाँ, जिसमें एक बहन बूंदा चाहिए था और दूसरी को छिलका। आपसी लाभ के लिए विकल्प बनाएं और निष्पक्ष मानदंडों का उपयोग करें। लेकिन इस पूरी बातचीत में एक सुरक्षा कवच तो होना चाहिए। क्या होगा अगर कोई समाधान ना निकले? तब तो आप मजबूर महसूस करेंगी। वही आपकी असली ताकत है, आपका बैठना, BATNA, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। आसान भाषा में आपका प्लान बी। हाँ, आपका प्लान भी। अगर ये बातचीत सफल नहीं हुई तो आपका सबसे अच्छा विकल्प क्या है? आपका बैठना ही आपको किसी भी बातचीत में हताश या मजबूर होने से बचाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हाँ और ना दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। एकदम सही। बिना ना के आपकी हाँ का कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ दूसरों को खुश करना है। और बिना गहरी हाँ के आपकी ना सिर्फ एक बेवजह का टकराव है।
जैसा कि यूरी कहते हैं, जीने की कला वही है जहां आप अपनी हाँ की रक्षा करते हैं और अपनी ना को सम्मान से कहते हैं। और ये हमें हमारे श्रोता के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पे छोड़ जाता है, और शायद हम सब के लिए भी। वो कौन सी एक हाँ है जो किसी के जीवन में इतनी कीमती है कि उसे एक सोची समझी सकारात्मक न की सुरक्षा की ज़रूरत है, और ये एहसास किस नई बातचीत का दरवाज़ा खुलता है।